हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीएसआई की वैकेंसी कभी भी हमें देखने को मिल सकती है। तो उसी के संदर्भ में एग्जामपुर के विवेक सर ने जो संजीवनी बैच यानी संजीवनी सीरीज लॉन्च की है, उसी बुक का हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं अपने चैनल पर। ठीक है, आप लोगों का रिस्पांस भी अच्छा रहा है और आप लोगों की डिमांड थी कि कम से कम 4 से 5 सेट कराया जाए। तो आप लोगों को एक सूचना दे दें कि कल से सुबह 6 बजे संविधान की क्लास लगेगी, 8 बजे हिंदी, 4 बजे सामाजिक विज्ञान और रात 8 बजे मूल विधि की क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी कल से। ठीक है, तो आज से तो अभी नहीं, लेकिन कल से आपको ये 4 क्लासेस देखने को मिलेंगी। और जो भी क्लासेस बच रही हैं, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट बच रहे हैं, ये सब क्लासेस ख़त्म होने के बाद उनको कराया जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि 10 से 15 दिन में इन सब क्लासों को ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपका मैथ और रीजनिंग की क्लासेस चलेंगी। ठीक है, तो आप लोग इतना तो समझ ही सकते हैं कि एक दिन में मतलब सब कुछ करना एक व्यक्ति के लिए इतना संभव नहीं होता है कि अगर वो वीडियो भी बनाए और एडिट भी करे और आपको पढ़ाए भी। ठीक है, तो काफ़ी समय लगता है ये सब करने में। अब कहने से और करने में बहुत अंतर होता है। ठीक है, फिर भी हम आप लोगों के लिए 4 क्लासेस डेली करवाएंगे और बहुत ही अच्छे लेवल पे करवाएंगे। ठीक है, यहाँ ये कर सकते हैं कि मतलब कि टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। जहाँ 20 मिनट का हम रिवीजन करवा रहे थे, वहाँ पर हम आप लोगों को 40 मिनट का 50 मिनट का करवाएंगे और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होने वाला। लगभग 4 क्लासेस हम करेंगे और 10 से 15 दिन में हम ये सब सब्जेक्ट को ख़त्म कर देंगे। आप लोग यकीन मानिए, समय से पहले आपका बहुत ही बार अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आप स्टार्ट करने से पहले आपसे बस इतना ही कहेंगे कि जो भी भाई बहन अभी चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुँच सके। ठीक है, जिनके पास अभी ये एक संजीवनी सीरीज नहीं है वो टेंशन ना लें, हमारे चैनल पर आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा और बहुत ही अच्छे लेवल से कराया जाएगा। ठीक है, तो जिनको भी पीडीएफ की आवश्यकता होगी या जो पीडीएफ चाहते होंगे वो हमारे व्हाट्सअप चैनल पर जुड़कर वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल टेलीग्राम किसी कारणवश हमारा जो है ब्लॉक कर दिया गया है, फिर दोबारा जैसे ही ओपन होता है हम आपको उसका भी लिंक प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना सेशन। आज हम बात करने वाले हैं वर्णमाला एवं लिपि की। ठीक है, आज के चैप्टर में हम बात करेंगे वर्णमाला एवं लिपि की। यहाँ पर आप देखिए सामान्य हिंदी यूपीएसआई की क्लासेस हैं ये, और आज ये चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं वर्णमाला एवं लिपि की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश में छ यानी छत्री वाला छ का क्रम किस वर्ड के बाद आता है। ठीक है, हमको बताना है कि यह किस वर्ड के बाद आएगा। तो आप कहेंगे यह क वर्ड के बाद आएगा। ठीक है, क वर्ड के बाद इसका जो है आता है। ठीक है, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो इसका क्या बनेगा, आधा क धन स। ठीक है, ये बनता है। तो हम कह सकते हैं कि क वर्ड के बाद इसका स्थान आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है। हमको बताना है कि प वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है। तो आप कहेंगे प वर्ग का उच्चारण स्थल ओष्ठ है। ठीक है, आप बोल कर देखिए, प बोलने से दोनों ओष्ठ जो है आपस में सट रहे हैं, तो ये इसका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद हैं। तो अपभ्रंश में 8 स्वर मौजूद हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसका उच्चारण स्थान दंत है। हमको बताना है कि किसका उच्चारण स्थान दंत है। तो आपको पता होना चाहिए कि दंत वर्ण कौन से होते हैं, न। ठीक है, त थ द ध न। न ये त वर्ग जो होता है वह दंत वर्ग के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से री क्या है। री क्या है हमको ये बताना है। तो री आपका जो है स्वर है। ठीक है, यहाँ पर स्वर लिखा गया है, स्वर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। हमको बताना है कि ऊष्म व्यंजन कौन सा है। तो आप कह सकते हैं स ख स ह, ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है ह, यह ऊष्म व्यंजन है। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है। अनुनासिक स्वरों का हमको बताना है कि उच्चारण स्थल क्या है। तो अनुनासिक जो होता है वह नाक से बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है, यानी तालव्य व्यंजन हमको बताना है। तो ये है आपका ज। ठीक है, च छ ज झ जो है ये तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। हमको बताना है कि इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है।
कंठ वर्ण कौन से होते हैं? तो क वर्ग जो है आपका कंठ वर्ग होता है और क में ही ग आता है, ठीक है। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार का ध्वनि है? तो प्रयत्न के आधार पर हमको बताना है कि ल जो है किस प्रकार की ध्वनि है। तो ये है आपकी पार्श्विक ध्वनि, ठीक है, पार्श्विक व्यंजन ये है। इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता? हमको बताना है कि कोई व्यंजन किनके बिना नहीं उच्चारित किया जा सकता। तो आप कहेंगे कि स्वर के बिना कोई भी व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? हमको बताना है कि स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है। तो स्पर्श वर्ण आप क से लेकर म तक जोड़ लीजिए, टोटल 25 आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माधुर्य गुण में किस तरह के वर्ण होते रहते हैं? हमको ये बताना है कि माधुर्य गुण में किस तरह के वर्ण होते हैं। तो र ल यानी कोमल वर्ण जो है माधुर्य के अंतर्गत रहते हैं। अगला प्रश्न है, तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? मतलब हमको इनमें से वो छांटना है जो तालव्य हो, महाप्राण हो, घोष हो, ठीक है। इन तीनों गुण उसके अंतर्गत मौजूद हो तो वो है आपका झ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। हमको बताना है कि जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे हम क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे कि उसे गुरु स्वर कहेंगे, ठीक है, या दीर्घ स्वर कहते हैं। इनमें से कौन सी बोली ट वर्ग बहुला है? हमको बताना है ट वर्ग बहुला कौन सी बोली है। तो आप कहेंगे मालवी जो है ट वर्ग बहुला है, ठीक है। परसर्ग वे सहायक शब्द होते हैं, मतलब हमको बताना है कि परसर्ग क्या है, ठीक है। तो परसर्ग वे सहायक शब्द होते हैं जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है, ये इसका सही जवाब है। परसर्ग क्या करते हैं? शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है, ठीक है। कितनी है? 33 है। अगला प्रश्न है, कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो कंठ अल्पप्राण वर्ण जो है वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो आप कहेंगे अंगा, ठीक है, कंठ वर्ण के अंतर्गत आता है। आगे बोलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? अघोष व्यंजन के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा व्यंजन आपका अघोष है। तो आप कहेंगे ख, ठीक है, ख जो है अघोष है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? हमको बताना है कि कंठ महाप्राण और घोष वर्ण का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो ये है आपका घ, ठीक है, कंठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। घोष होते हैं, मतलब ये चौथा वर्ण है तो घोष आएगा, सघोष या घोष कह सकते हैं। सघोष तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष होते हैं, पहला दूसरा अघोष होते हैं, ठीक है। तो ये सघोष के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, घ ग ड ठ त इनमें से कितने अघोष व्यंजन हैं? हमको बताना है कि इनमें से कितने अघोष व्यंजन हैं, ठीक है। तो इनमें से 2 अघोष व्यंजन हैं। कौन कौन से आपको बता दें, एक हो गया आपका ड और एक हो गया आपका त। नहीं, एक मिनट, इनमें से 2 हैं आपके, कौन कौन से? एक ये त और ठ, ठीक है, ये 2 वर्ण जो है अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं, तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? हमको बताना है कि तालव्य महाप्राण और घोष वर्ण का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो ये है आपका झ, ठीक है, झ झंडा वाला। आगे बढ़ते हैं, मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो मूर्धन्य के अंतर्गत कौन से आते हैं? अल्पप्राण और आपका क्या कह रहा है कि अघोष वर्ण, ठीक है। हमको बताना है कि मूर्धन्य अल्पप्राण और अघोष वर्ण का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो आप कहेंगे ट, ठीक है। 24 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा व्यंजन उष्म है? तो आप सभी को पता होगा कि स ख सह उष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि अभी आज हमारी फ़िलहाल जो है कि वॉइस में थोड़ा सा आपको चेंजेस देखने को मिल रहा होगा कि ये इस कारण है कि थोड़ा सा फीवर है, ठीक है, वायरल फीवर के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? हमको बताना है कि ओष्ठ महाप्राण और घोष वर्ण का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है, ठीक। भ, मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है इसमें से? तो 27 नंबर क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर बी ही सही है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं,
हिंदी में अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी है, हमको बताना है कि अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, 31 है। हिंदी में अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी है, 31 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। ठीक है, प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्द के बाद में लगते हैं, पीछे लगते हैं, और उपसर्ग जो होते हैं वो पहले लगते हैं। ठीक है, तो लुटेरा में हमें बताना है कि कौन सा प्रत्यय है। तो लुटेरा में आपका होगा एरा प्रत्यय। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, एरा प्रत्यय। इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है, अघोष वर्ण के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है। तो अघोष वर्ण कौन सा आपका च। ठीक है, अघोष वर्ग का पहला दूसरा वर्ड होता है अघोष, ये च है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंठ महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है, जो कंठ हो, महाप्राण हो और घोष हो। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि क वर्ग, क वर्ग का क, इसमें से दिया गया क 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी दे रहा है। ठीक है, एक मिनट, हाँ सही जवाब है, इसका नंबर होगा कब आपका ह। ठीक है, कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो आप कहेंगे ह वर्ण जो है कंठ महाप्राण कंठ के अंतर्गत बोला जाता है। ठीक है, इसे काकल्य व्यंजन भी कहते हैं, और यह घोष यानी सघोष व्यंजन के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। स ख स जो होते हैं अघोष होते हैं, और ये जो ह होता है ये सघोष होता है। आगे बढ़ते हैं। तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, हमको बताना है कि तालव्य महाप्राण और अघोष व्यंजन का उदाहरण। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ठीक है, छाता वाला 6। कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है, इनमें से कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण इनमें से कौन सा है, हमको ये बताना है। तो ये है आपका औ। ठीक है, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण हमको बताना है, तो ये है आपका ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से संवृत्त स्वर कौन सा है, हमको बताना है संवृत्त स्वर कौन सा है। तो आप कहेंगे कि संवृत्त स्वर ई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है, तो अगर हम बात करें री की मात्रा का उपयोग इनमें से किस में हुआ है, तो 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए वृष्टि में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इनमें से च वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थल कौन सा है, हमको ये बताना है। च वर्ग का उच्चारण स्थल तालु से होता है। आगे बढ़ते हैं। कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, जो कंठ से बोले जाते हो, अल्पप्राण व्यंजन हो। ठीक है, तो ये है आपका ग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओष्ठ अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, ओष्ठ हो, अल्पप्राण हो और घोष हो, इसका उदाहरण हमको बताना है। तो ये इसका उदाहरण जो है आपका है ब। ठीक है, प वर्ग जो ओष्ठ से बोला जाता है। बड़ा स का उच्चारण स्थान इनमें से यानी तालव्य स का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है। तालव्य ये स जो होता है तालव्य स होता है। ठीक है, और वो स जो छोटा वाला स होता है उसे दंत स के रूप में जानते हैं। तो तालु है इसका उच्चारण स्थान। 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं। जो ध्वनियाँ न स्वर हो न व्यंजन हो उन्हें क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ध्वनियाँ न स्वर हो न व्यंजन हो उसे हम कहते हैं आयोगवाह। ठीक है, इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत है, तो त वर्ग का उच्चारण स्थान आपको दंत देखने को मिलेगा। ठीक है, इनमें से कौन से व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, य र ल व जो है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है, हमको बताना है कि किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। तो 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक है, एक मिनट। जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, हमको बताना है कि इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा है। तो ऊष्म व्यंजन आपको बताना है स ख स जो है ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। दंत वत्स अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। मूर्धन्य हर्ष स्वर का उदाहरण कौन सा है। मूर्धन्य हर्ष स्वर के उदाहरण की बात करें तो ये है आपका री। ठीक है, एक मिनट। 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ठीक है, अब देखिए
अगर हम विस्तार से आपको बताएंगे कि कौन सा अल्प प्राण के अंतर्गत आता है, कौन सा महाप्राण के अंतर्गत आता है, कौन सा घोष होते हैं, कौन से वर्ण अघोष होते हैं, तो काफ़ी टाइम जाएगा। ठीक है, तो इससे आप अच्छा यही है कि आप एक वीडियो देख लीजिए किसी भी चैनल पर जाकर, या फिर आप हमारे चैनल में भी जाकर प्लेलिस्ट में पा सकते हैं। वहाँ पर भी घोष अघोष और अन्य वर्णों के बारे में बताया गया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं या फिर कहीं से भी देख लीजिए। यहाँ पर हम केवल रिवीजन के तौर पर आते हैं, और रिवीजन कराना हमारा उद्देश्य होता है ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर किया जा सके। अभी रिवीजन कराने लगेंगे, विस्तार से बताएंगे, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और अच्छा भी नहीं लगेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ग ज झ च ट। ठीक है, इनमें से तालव्य प्राण महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं? हमको बताना है कि इनमें से तालव्य महाप्राण और घोष वर्णों की संख्या कितनी है। तो इनमें जो है एक भी तालव्य महाप्राण घोष वर्ण नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, तो इसमें दिया गया है दंत वर्ष महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चंस की बात कर रहा है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है यही सही जवाब होगा, यानी ध। ठीक है, त थ द ध। आपको पता होना चाहिए कि त वर्ग जो दंत से बोला जाता है, तो यही है आपका दंत वर्ष महाप्राण और घोष व्यंजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किस से शब्द की आरंभ होता है, नहीं होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि इनमें से कौन से वर्ण से शब्द का आरंभ आपको कभी भी देखने को नहीं मिलता है। तो अंगा वर्ण जो है ये ड ढ के अंतर्गत जो आते हैं, इनसे कभी भी शब्द का आरंभ नहीं होता है। अगला प्रश्न है स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो आपको पता होना चाहिए कि स्रोत की दृष्टि से जो है शब्दों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तालव्य व्यंजन हमको बताना है, तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, यानी भाइयों, सॉरी, आपको पता होना चाहिए कि च वर्ग जो होता है वह तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, च छ ज झ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? हमको बताना है कि ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो आप कहेंगे कि बड़ा ऊ जो है, ठीक है, दीर्घ स्वर का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि है? दंत ध्वनि की बात कर रहा है कि इनमें से कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि के अंतर्गत आता है। तो हमने आपको पहले ही बताया कि त वर्ग जो है दंत व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कह रहा है कि इनमें से किस वर्ण वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ठीक है, हमको बताना है कि कंठ तालु कौन सा है। तो आप कहेंगे कि ऐ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, यानी उच्चारण की दृष्टि से हमको दंत वर्ण नहीं है वो बताना है। तो ट जो है दंत वर्ण के अंतर्गत नहीं आता है, ट मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? तो ट हमने आपको बताया अभी अभी कि मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आता है। य र ल व किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो ये सब तो आपको अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म व्यंजन की बात करें तो स ख स ह। तालव्य व्यंजन की बात करें तो च छ ज झ। ओष्ठ व्यंजन की बात करें तो ओष्ठ आपका होता है क्या? प फ ब भ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो ये स दिया गया है यह कौन सा व्यंजन है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है आपका तालव्य व्यंजन है। ठीक है, बड़ा स जो दिया गया है यह तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आता है। छोटा स जो होता है वह दंत व्यंजन के अंतर्गत आता है, लेकिन बड़ा स जो होता है वह तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ओष्ठ अल्पप्राण और घोष वर्ण का उदाहरण आपको पता होना चाहिए कि ब है। ठीक है, ब जो है ओष्ठ अल्पप्राण और घोष वर्ण का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, तो मूर्धन्य अल्पप्राण और अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण आपका है क्या? ट। ठीक है, ट। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? आपको बताना है कि किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ठीक है, इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? तो छ जो है संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छ नहीं, छत्री वाला छ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हिंदी भाषा में कौन सी लिपि में लिखते हैं?
हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी भाषा जो है आपकी ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत लिखा जाता है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत देवनागरी भाषा लिपि आती है। ठीक है, तो ब्राह्मी और देवनागरी अगर दोनों दिया रहे तो आप ब्राह्मी लिपि को सही मानेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से ब की ध्वनि कौन सी है, तो ब की ध्वनि आपकी ओष्ठ है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि ब की ध्वनि कौन सी है, ओष्ठ है। ठीक है, छ छाता वाला है, ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो तालव्य है। ठीक, छत्री वाला छ दिया गया है यानी संयुक्त छ, वर्ण किसके योग से बना है, तो आपको पता होना चाहिए कि क और स से मिलकर बना है। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्या, कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है, तो म जो है आपका पंचमाक्षर है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या फिलहाल इस समय कितनी हो गई, 53 हो गई है। एक विशिष्ट वर्ण कौन सा जुड़ा है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक विशिष्ट वर्ण जुड़ा गया है, आधा व और ठ। ये विशिष्ट वर्ण जुड़ने से फिलहाल पहले 53 थी, अब जो है पहले 52 थी, अब 53 हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है, तो 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अमानक वर्ण कौन से हैं, तो अमानक वर्ण कौन सा है, आपको ये हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने लोगों को वर्णों के बारे में जानकारी है या फिर कितने लोगों को नहीं है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनमें से अमानक वर्ण कौन सा है। ठीक है, मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, आपको बताना है कि मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो ये है आपका ठ। ठीक है, ए के उच्चारण में डॉट 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 और डॉट 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 की सहायता ली जाती है, मतलब किसकी सहायता ली जाती है हमको ये बताना है। 72 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, तो इसमें कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, हमको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, ये बात बतानी है। ठीक है, तो अगर बात करें हम हिंदी वर्णमाला की, तो इसमें स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। आगे बढ़ते हैं। अयोगवाह को लेकर 13 हो जाती है, लेकिन उसे नहीं, न तो स्वर मानते हैं न तो व्यंजन मांगते हैं। यह वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं, यह वर्ग ध्वनियाँ जो हैं ये किस वर्ग में आती हैं, तो आप कहेंगे कि यह तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है और इस सेशन का आखिरी प्रश्न है, मतलब कि इस क्लास का आखिरी प्रश्न है, ढ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, आपको बताना है कि ढ वर्ग का उच्चारण स्थान है डॉट 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 और वर्ग कौन सा है ये भी बताना है। ठीक है, तो 75 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन यानी ढ वर्ग का उच्चारण स्थान ट वर्ग है और ये चौथा व्यंजन है। प्यारे साथियों, आज की क्लास आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दिया कीजिए, ताकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आप लोग जितने भी भाई बहन हमारे चैनल से जुड़ते हैं या फिर नए जुड़ते हैं, वो आप एक कमेंट कर दिया कीजिए और क्लास के बारे में भी कुछ ना कुछ टिप्पणी ज़रूर कर दिया कीजिए, ताकि हमें उससे कुछ ना कुछ जैसे जो कमी रह जा रही है वो भी हम दूर कर लेंगे। और आप लोगों के कोई अगर डाउट्स रह जा रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वो भी आपके दूर किए जाएंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि अभी क्लास फ़िलहाल बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है और कल से आपको बहुत ही अच्छे लेवल की क्लासेस मिलेंगी, मतलब कि आप कह सकते हैं कि 4 से 5 क्लासेस कल आपको देखने को मिलेंगी, यानी 4 से 5 सेट आपके पूरे किए जाएंगे कल से। ठीक है, तो आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा और आप अभी फ़िलहाल नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और अपने भाइयों के पास शेयर कर दिया कीजिए, ताकि वो भी सब्सक्राइब कर लें जिनके पास संजीवनी बैच नहीं है, जो यूपीएसआई दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या जो 2026 में दरोगा की वैकेंसी यानी आने वाली जो अभी है फ़िलहाल, उसका एग्ज़ाम तो 2026 तक जाएगा ही जाएगा, तो 2026 में जो दरोगा बनना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर जितने भी पीडीएफ्स लॉन्च किए जाएंगे एग्ज़ामपुर के, हम सभी को कवर कराएंगे और बहुत ही अच्छे लेवल में बहुत ही कम समय में करा देंगे। ठीक है, आप लोग इसकी टेंशन न लीजिए कि अभी फ़िलहाल इतने पेजेस के वीडियोज़ हैं, अभी इतना ही कंप्लीट हुआ है, तो वो जिम्मेदारी हमारी है, एग्ज़ाम के बहुत पहले आपका कवर हो जाएगा। अभी जो सब्जेक्ट चल रहे हैं, हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो सब्जेक्ट अभी हम चला रहे हैं उसको 10 से 15 दिन में कवर कर दें पूरा, उसके बाद अन्य सब्जेक्ट के बारे में निकालें। आप मानकर चलिए कि केवल 10 से 12 सब्जेक्ट हैं और हम कल से चलाएँगे कितने, 4 सब्जेक्ट, तो 4 सब्जेक्ट 10 दिन में अगर ख़त्म हो रहे हैं तो आप मानकर चलिए कि 1 महीने में या 1.5 महीने में हम पूरा सिलेबस ही कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, आप उसकी टेंशन न लीजिए, आप बस भरोसा बनाए रखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।